हेलो बच्चों, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि इसमें नीट में से लगभग एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, है ना। किस पे बात करेंगे हम आज? प्रोकैरियोटिक सेल पे, है ना। इसको हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रक्चर के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू पूरी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उसके जो भी स्ट्रक्चर में जो भी हैं उनके फंक्शन एक ही डायग्राम से हम पूरे याद कर लेंगे, है ना। और इसमें हम पहले इसके जनरल बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। पहली चीज़ तो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये कैसी सेल है? प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल है मतलब ये पहले आई थी। देखिए दो टाइप की सेल होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसे कहते हैं हम प्रिमिटिव सेल, मतलब ये इवोल्यूशन में पहले आई थी, है ना। चलिए, तो ये कैसी सेल है? प्रिमिटिव सेल है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि प्रोकैरियोटिक सेल में आते कौन है ना। तो इनमें जनरली बैक्टीरियाज, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ और अपना और भी चीज़ आती हैं। देखिए क्या क्या आते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल प्लीज तो आते कायम है ना। R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें जो है किंगडम मोनेरा में आते हमारी पूरी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो NCERT में एक लाइन लिखी है किंगडम मोनेरा में कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, है ना। तो ये पूरी प्रोकैरियोटिक सेल काय में आती है? किंगडम मोनेरा में, मतलब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, बैक्टीरिया आ गए इसमें, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कह देते हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आ जाते हैं हमारे PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। ये सब आता है हमारे काय में? प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो साइज़ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो जनरली स्मॉलर होता है यूकैरियोटिक सेल से, है ना। क्या? स्मॉलर देन। हम बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे ताकि सेंटेंस ख़त्म हो, नोट्स भी अच्छे बने और लास्ट मोमेंट पे जल्दी से हम इनको रिवाइज भी कर सकें। स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं स्मॉलर देन होती हैं यूकैरियोटिक सेल, ये बात भी क्लियर हो गई हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके रेप्लिकेशन की, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, है ना, वो तेज़ रेप्लिकेट करती हैं या तेज़ डिवाइड करती हैं यूकैरियोटिक सेल से, है ना। रेप्लिकेट मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिए कि इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका शेप और साइज वेरी करता है ना। मैं वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर कर लिए, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। बैक्टीरिया जो है इनकी शेप के बेस पे हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करा है। बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेस पे 4 कैटेगरी में हमने जो है कैटेगराइज किया है। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। कितनी? 4 कैटेगरी बनाई है, 4 कैटेगरी, ठीक है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी बनाई है हमने?
एक तो हो गई कोकस, एक हो गई बैसिलस, कोकस, बैसिलस, विब्रियो और लास्ट स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ठीक है, अब इनकी शेप की बात करते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है। कोकस की शेप कैसी होती है? कोकस की शेप होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल। ठीक है, अब बात करते हैं बैसिलस। बैसिलस कैसे होते हैं? रॉड शेप, रॉड शेप, रॉड शेप मतलब कुछ इस तरीके से, ये रॉड शेप। ठीक है, और कोकस कैसे होता है? स्फेरिकल, ये इस टाइप से। ठीक है, विब्रियो कैसे होते हैं? कॉमा शेप, कॉमा शेप, नीचे दिख रहा है ना, ये इस टाइप से, ये। ठीक है, ये शेप हो गई विब्रियो की। अब बात करते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम कैसी शेप के होते हैं? स्पाइरल, है ना, स्पाइरल शेप की। ये हो गई हमारी शेप के ऊपर बात, है ना। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिए। कौन कौन से? कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरलम। ठीक है, ये आप इतना नोट कर लिए। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यहाँ पे एक और चीज़ लिख ली PPLO की जगह, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है ना। माइकोप्लाज्मा के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ ये बात, है ना, सिर्फ माइकोप्लाज्मा के लिए लिख रहा हूँ कि कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर एक अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, और उसी में हम पूरे उसके फंक्शन भी डिटेल में बात कर लेंगे, ये उसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, इतना बना लीजिए जल्दी से। चलिए, अब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल का, और उसमें जो है पूरा उसके जो फंक्शन है उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, है ना, और उसमें थोड़ा सा मतलब बड़ा हो, तिरछे में, आड़े में लिख लीजिए पूरा, मतलब स्ट्रक्चर बना के, और उसके फंक्शन अभी मैं डिटेल में बात करता हूँ। ठीक है, तो इतना तो पहले बना ही लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए, इसमें 3 लेयर दिख रही हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कितनी लेयर दिख रही हैं? 3। सबसे ऊपर कौन सी होती है? सबसे ऊपर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे ऊपर वाली आउटर लेयर को क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, अब उसके नीचे होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है, और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कह देते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिख तो रहा है ना साफ साफ? ठीक है, अब जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में लूज और स्लाइमी है, स्लीमी मतलब चिपचिपी सी, ग्लाइकोकैलिक्स अगर बैक्टीरिया में लूज है और स्लीमी चिपचिपी सी है तो उसका क्या कह देते हैं हम? स्लाइम लेयर। अगर बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स टफ और हार्ड है तो उसको हम क्या कह देते हैं? कैप्सूल। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे, है ना, क्या क्या? स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल, है ना। स्लाइम लेयर कब बोलेंगे? स्लाइम लेयर कब बोलेंगे? जब ग्लाइकोकैलिक्स कैसी हो? लूज और स्लीमी, चिपचिपी सी। ठीक है, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ मैं। अब कैप्सूल की बात करें, कैप्सूल में कैसी होगी ग्लाइकोकैलिक्स? टफ, टफ एंड थिक। तो ये हो गई हमारी ग्लाइकोकैलिक्स पे बात। ठीक है,
अब हम बात करेंगे सेल वॉल पे। सेल वॉल जो है ये कैसी होती है? पहली चीज़ तो सेल वॉल काम क्या आती है? सेल वॉल काम क्या आती है? तो इसके जो फंक्शन है वो क्या है? सेल को मतलब उसका शेप और उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। सेल वॉल क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा, सेल वॉल जो होती है उसको बस्टिंग, फटने से या कोलैप्सिंग मतलब कोलैप होने से बचाती है। बस्टिंग या फिर कोलैप्सिंग से बचाती है। कौन? सेल वॉल, ठीक है। इस सेल वॉल के फंक्शन देखा ना, ठीक है। ये बात हो गई हमारी क्या की? सेल वॉल की। सेल वॉल जो है जब सेल डिवाइड होती है और सेल जब यंग होती है तो उसमें होती है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वॉल। जब सेल यंग होती है तो उसमें होती है प्राइमरी सेल वॉल। फिर जब सेल मैच्योरिटी पे जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है डिमिनिश हो जाती है या फिर ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, और अंदर की तरफ सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ वो क्या बनाती है? सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल कायम होती है यंग सेल में, जब सेल डिवाइड होती है तब होती है प्राइमरी सेल वॉल। और जब सेल मैच्योरिटी पे जाती है, बड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, इनर साइड क्या होती है? सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल जो है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रोथ कर सकती है, मतलब वो क्या है? लिविंग है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी है? लिविंग है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है जो अंदर साइड बनी है वो कैसी होती है? डेड होती है ना। और जनरली हम कहते भी हैं कि सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है। तो काय की बात करते हैं हम? सेकेंडरी सेल वॉल की, है ना। वो ग्रोथ या फिर वो नहीं कर सकती, है ना। और जब सेल मैच्योरिटी पे जाएगी तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल ही बचेगी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? जनरली सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? डेड होती है ना। ये बात हो गई हमारी काय की? सेल वॉल पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन पे बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पहले तो कैसी होती है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल दिख तो रहा है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। वो जगह मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखना है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, दिख तो रहा है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। दूसरी चीज़ बात क्या है? दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट भी है और ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो सिलेक्टिवली परमिएबल होता क्या है? तो सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? सबसे पहले परमिएबल क्या होता है? परमिएबल क्या होता है कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जाने दे, दोनों को जाने दे, उसको क्या कहते थे? परमिएबल। अगर सिर्फ क्या जा रहा है? सॉल्वेंट जा रहा है, सॉल्यूट नहीं जा रहा, तो इसे क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट तो जा ही रहा है और कुछ मतलब सिलेक्टिवली सॉल्यूट जा रहा है, सिलेक्टिवली सॉल्यूट अगर क्रॉस कर रहा है तो उसे हम क्या कह देते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये तीन वर्ड होते हैं। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है क्या? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरली, ये क्या दिख रहा है ना, स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कैसा होगा? सेम होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे बात। इन तीनों को, किस किस को? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? सेल एनवलप, है ना। इन तीनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? सेल एनवलप। इधर लिख दूँ, दिख रहा है ना?
सेल एनवलप। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। सेल एनवलप। ठीक है, तो ये हमारी हो गया सेल एनवलप पे बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस पे, ये क्या स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हम क्या, मीसोसोम। क्या कहते हैं हम, मीसोसोम। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ना। इसके फंक्शन भी आप देखेंगे, मतलब बहुत सारे फंक्शन है इसके, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या है, मीसोसोम, है ना। ठीक है, तो जो मीसोसोम होता है ये क्या है, अलग ही दिख रहा है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी इनफोल्डिंग है या इसका एक्सटेंशन है, क्या है, इसे क्या कह रहा है, मीसोसोम। ठीक है, पहली चीज़ तो इसके फंक्शन पे बात करते हैं, इधर साइड लिख लेता हूँ, दिख रहा है। तो मीसोसोम जो है ये क्या है, इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग ऑफ, किसकी इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक पॉइंट हो गया मीसोसोम के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस फॉर्म में होता है मीसोसोम जो होते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, है ना। जो वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स के बाद हम बात कर सकते हैं, वेसिकल्स दिख तो रहा है ना, दिख रहा है ना, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, इस फॉर्म में होते हैं क्या, मीसोसोम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके फंक्शन पे, क्या भी बात करेंगे हम, फंक्शन कि मीसोसोम का काम क्या होता है। ठीक है, तो मीसोसोम का क्या काम होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, सीक्रेशन, ये सब काय के काम है, मीसोसोम के काम है। सीक्रेशन, देखिए इस तरीके से अगर है तो ये सरफेस एरिया ही बढ़ाएगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना। इसमें एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम कंटेन। ठीक है, एंजाइम कंटेन हो गया, ये हो गया हमारा मीसोसोम के फंक्शन पे बात हो गई। ठीक है, तो काफ़ी सारे फंक्शन है इसके, है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है इसके, है ना। जैसे कि क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सीक्रेशन हो गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइम कंटेन हो गया। तो ये सब किसके काम है, मीसोसोम के काम होते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाता है ना, और ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे, ये क्या है ना। तो इसे कह देते हैं हम क्रोमेटोफोर। क्या कह देंगे, क्रोमेटोफोर। अब ये क्रोमेटोफोर क्या होता है ना, ये भी मतलब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, पर ये क्रोमेटोफोर में क्या होता है कि कंटेन पिगमेंट, है ना। इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं जो कि इसको कलर प्रोवाइड करते हैं, है ना, कंटेन पिगमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो गई कि क्रोमेटोफोर जो है कंटेन पिगमेंट, और ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। क्या है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। ठीक है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, ये दो बातें हो गई। और ये क्रोमेटोफोर होता काय में, सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होता ये, है ना। ये जनरली काय में देखने को मिलता है, इसके एग्जांपल क्या है, ये देखने को मिलता है हमें साइनोबैक्टीरिया में,
साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कह देते हैं हम? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी काय पे, मीजोजोम और क्रोमेटोफोर पे। ठीक है, इतना और थोड़ा सा नोट्स कर लिए। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं किस पे, ये क्या है, इसे कह देते हैं हम इंक्लूजन बॉडी। क्या कह देते हैं? इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, अभी इंक्लूजन बॉडी क्या होता है इसको समझते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें इंक्लूजन बॉडी का जो काम है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो रिजर्व मटेरियल है उसको स्टोर करके रखती है ना, स्टोर करने में काम आती है रिजर्व मटेरियल, है ना। तो इसका क्या फंक्शन है? थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। चलिए, हाँ, इंक्लूजन बॉडी पे बात कर रहा था। ये क्या होता है कि जो हमारी जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसमें जो स्टोरेज करने के लिए एक पैकेज होते हैं, है ना, एक पैकेज होते हैं जिसमें मतलब जो रिजर्व मटेरियल है उसको स्टोर करके रखते हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या होता है, जो रिजर्व मटेरियल जो है स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, है ना। रिजर्व मटेरियल स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, ये है हमारा इंक्लूजन बॉडी का फंक्शन। अब इसके एग्जांपल क्या है ना, तो इसके एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, है ना, साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल्स। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए आप, है ना। इन फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियल ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये है हमारे इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने कहाँ पे, इंक्लूजन बॉडी पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक दूसरे स्ट्रक्चर पे, जिसे हम क्या कह देते हैं, गैस वैक्यूल्स, है ना। गैस वैक्यूल, एक सेकंड रुकिए। गैस वैक्यूल क्या काम आता है कि जो गैस वैक्यूल है ये क्या करता है कि सेल को मतलब डूबने से बचाता है ना। मतलब एक तरीके से जो बलून की तरह काम करता है ना। बलून क्या होता है कि वो डूबने से बचाता है ना, ऊपर तैरता है। तो उसी तरीके से ये क्या करता है, सेल को डूबने से बचाता है ना। गैस वैक्यूल क्या करता है, सेल को डूबने से बचाता है। ठीक है, डूबने से बचाता है। तो ये हुआ हमारे गैस वैक्यूल का फंक्शन। ठीक है, अब ये होते काय में है, गैस वैक्यूल काय में देखने को मिलता है हमें। इसके एग्जांपल लिख लीजिए आप, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, साइनोबैक्टीरिया, और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन काय काय में ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये हमें गैस वैक्यूल इनमें देखने को मिलते हैं। और गैस वैक्यूल का मैंने आपको फंक्शन भी बता दिया, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर पे और अपन ने बात कर ली। चलिए और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं हम, है ना। अब इसमें हम बात करते हैं मेन क्या होता है। ये क्या हुआ है, ये हुआ है न्यूक्लियोइड। क्या हुआ है ये, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है कि जो डीएनए का जो धागा है वो मतलब ऐसे लपटा लुपटू के रखा हुआ है, तो इसे क्या कह दिया हमने, न्यूक्लियोइड। ये हुआ है मेन डीएनए, क्या कहते हैं इसे, मेन डीएनए, ठीक है। इसे मेन क्यों कह रहा है आगे पता चलेगा। ये क्या हुआ है, मेन डीएनए न्यूक्लियोइड, और इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, कितने, सिंगल क्रोमोसोम, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सिंगल क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। ये भी बात हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर की। हम सरफेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सरफेस स्ट्रक्चर में हमारा आते हैं फ्लैजिला। सरफेस स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, फ्लैजिला आता है और पिल्लाई आती है और फिम्ब्री आती है ना। तो फ्लैजिला क्या काम आता है, फ्लैजिला काम आता है सेल के मूवमेंट के लिए, है ना। अगर सेल चल फिर पा रही है तो उसका मूवमेंट कौन करवा रहा है, फ्लैजिला करवा रहा है, ठीक है। अब पिल्लाई और फिम्ब्री क्या काम आते हैं, तो ये जो है एनसीईआरटी लिखती है कि ये मूवमेंट में बिल्कुल काम नहीं देते, ये मूवमेंट में काम नहीं आते। कौन, पिल्लाई और फिम्ब्री। मूवमेंट में कौन काम आता है, फ्लैजिला। देखिए फ्लैजिला, पिल्लाई और फिम्ब्री, इन तीन को कहते थे हम सरफेस स्ट्रक्चर, है ना। और जो फिम्ब्री है, सॉरी जो फ्लैजिला है, ये काम आता है हमारा मूवमेंट में, ठीक है। पिल्लाई और फिम्ब्री क्या काम आते हैं, तो ये क्या काम आते हैं, अटैचमेंट के काम आते हैं, है ना। चट्टान, रॉक वगैरह से ये क्या करते हैं, अटैचमेंट के लिए काम आते हैं, है ना। चलिए अब फ्लैजिला के भी तीन पार्ट होते हैं, फ्लैजिला के भी तीन पार्ट होते हैं। चलिए तो फ्लैजिला के तीन पार्ट देख लेते पहले। ये हो गया हमारा बेसल पार्ट, जो कि सेल वॉल में कायम है। ये देखिए ये हो गई हमारी सेल वॉल, ये सेल वॉल में धंसा होता है, क्या होता है वो, बेसल पार्ट। ये हो गया हमारा हुक, है ना। एक क्या हो गया बेसल पार्ट, एक हो गया हुक, और एक ये लंबा सा जो है ये हो गया फिलामेंट, है ना। तो इन तीनों को हम क्या कह देते हैं, फ्लैजिला। क्या कह देते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। ये बात हो गई क्या की, फ्लैजिला की। ये बात हो गई हमारे फ्लैजिला की, ठीक है। हुक क्या कर रहा है, बेसल पार्ट और फ्लैजिला को जोड़ रहा है ना। और बेसल पार्ट कहाँ पे, ये सेल वॉल के अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी फ्लैजिला की। अब बात कर लेते हैं हम काय की, ये हो गई हमारी क्या, पिल्लाई। क्या हो गई, पिल्लाई। पिल्लाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टिब्यूलर, है ना। और ये हो गई हमारी फिम्ब्री। फिम्ब्री कैसी होती है, थ्रेड लाइक, धागे की तरह, थ्रेड लाइक, धागे की तरह, है ना। तो इसे क्या कहते थे हम, फिम्ब्री, ठीक है। क्या क्या हुआ है, फ्लैजिला, पिल्लाई और ये हो गया हमारा फिम्ब्री, है ना। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, फ्लैजिला, पिल्लाई और फिम्ब्री को, इन तीनों को हम कलेक्टिवली कह देते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात हो गई हमारी काय पे, सरफेस स्ट्रक्चर पे बात हो गई, ठीक है। चलिए हम दो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं,
और इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे, है ना। चलिए 2 स्ट्रक्चर और देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बचे हैं। ये क्या होगा हमारे, ये होगा हमारे प्लाज्मिड। क्या होगा ये, इन्हें कह देते हम प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या काम आते हैं, पहली चीज़ तो मैंने बोला था ये मेन डीएनए, ये मेन डीएनए है, तो ये कौन सा होगा, एक्स्ट्रा डीएनए, है ना, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये बात हो गई। और ये जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे काम अब पढ़ेंगे अपन, जब वो पढ़ेंगे आगे चैप्टर, तो उसमें इसका पूरा फंक्शन ही है ना प्लाज्मिड का। अभी इतना ध्यान रखिए कि सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड। देखिए 2 वर्ड होता है, एक तो होता है प्लाज्मिड और एक होता है प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड हमें देखने को मिलता है ट्री और यूग्लिनोइड में, है ना, और ये क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये 2 वर्ड पे भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे क्या का, प्लाज्मिड हो गया। अब बात करेंगे हम राइबोसोम पे, है ना। ये होगा, इधर खींच के लिए आता हूँ उसको, जगह कम पड़ रही है, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होते हैं, देखिए राइबोसोम क्या होते हैं, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, है ना। क्या काम करते हैं ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देखिए राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में देखने को मिलते हैं, है ना। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम देखने को मिलता है वो कैसा होता है, 70S, है ना, और जो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है वो कैसा होता है, 80S, है ना। और जो 70S और 80S है, इनकी भी 2 सब यूनिट होती है ना। जैसे कि 70S की कौन कौन सी होती है, 50S और 38S, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या होगा, पहली चीज़ तो ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है कौन सा, कैसा होता है, 70S, है ना, 70S। एस फॉर सेटबर्ग यूनिट, सेटबर्ग यूनिट मतलब ये क्या काम आता है कि डेंसिटी और साइज़ को नापने में काम आता है ना। दूसरी चीज़ इसकी भी सब यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, 50S और 30S, है ना। और ये दोनों सब यूनिट कैसे जुड़ी होती है आपस में, इस तरीके से होती हैं। देखिए जैसे कि 70S है तो 70S की ये जैसे ये अगर 30S हो गई तो ये कितना हो गया, 50S। 70S में कौन कौन सी हो गई, 50S और 30S। इनको जोड़ने मत लग जाना, प्लस मत करना, है ना, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आप जोड़ने लग जाएं 50S और 30S 80S, ऐसा नहीं, है ना। तो 70S की सब यूनिट कौन कौन सी हो गई, 50S और 30S। जैसे कि ये 30S हो गई तो ये 50S हो गई, और ये तो आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, मैग्नीशियम से कैसे जुड़ी होती हैं, बोथ सब यूनिट अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, मैग्नीशियम +2 की हेल्प से, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है नीट में ना, कि मैग्नीशियम, ये राइबोसोम की दोनों सब यूनिट आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो कैसे जुड़ी होती हैं, मैग्नीशियम की हेल्प से, है ना। ये बात हो गई हमारे काय पे, राइबोसोम पे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से पूरा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर और उनके जो सारे जो फंक्शन है, ये इनके जो सारे फंक्शन है, इसको हमने डिटेल में बात कर ली एक ही स्ट्रक्चर से, है ना। तो आप इस पेज को अगर अच्छे से नोट कर लेंगे तो पूरा प्रोकैरियोटिक सेल एक ही बार में हमारा रिवाइज हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज ये इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।